मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चान तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत खास। हेलो दोस्तों, ये बात है पेंशन के बारे में और आज हम पेंशन के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे देश में इसके बारे में जबरदस्त माहौल है, एक गर्मा गर्म माहौल है। क्यों है, चलिए आज जानते हैं। पेंशन, पेंशन और ओनली पेंशन। तो पेंशन क्या है दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में कि जो कि सरकारी कर्मचारियों की लगातार मांग को देखते हुए हो रही है। पेंशन एक सरकारी कर्मचारी का मूलभूत अधिकार है जो कि उसके जीवन और परिवार के लिए जरूरी है। पूरा जीवन सरकार को कार्य करते हुए देने वाले कर्मचारी अपने अंतिम जीवन के पल में कुछ आय चाहता है तो इसमें गलत नहीं है। दोस्तों, कौन है ये सरकारी कर्मचारी, क्या आप जानते हैं? तो चलिए आज इसके बारे में बताते हैं। ये वही है जो कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर और सर पर कफन बांधकर आपके लिए सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी कर रहे थे या हॉस्पिटल में कार्य कर रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ या उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी या बॉर्डर पर खड़ा सिपाही या बैंक में बैठा कर्मचारी या फिर रेलवे विभाग का, फिर हवाई जहाज या पानी के जहाज चलाने वाले या फिर सरकारी हर प्रकार की इंडस्ट्री चलाने वाले या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी या सरकारी शमशान को सुचारू रूप से चलाने वाले। क्योंकि शमशान में भी दोस्तों जो सरकारी शमशान है वहां पर भी कोरोना काल के अंदर जब बॉडी आ रही थी तो उन लोगों ने भी अपनी पूरी ड्यूटी निभाई थी। और इनके खुद के घर में परिवार के सदस्य बीमार पड़े थे या वो कुछ के कोरोना की बीमारी के कारण वो दुनिया छोड़कर चले गए थे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये वही सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरे मन लगन तन से की और अपनी जान हथेली पर रखकर की थी। तो दोस्तों ऐसी ये बातें बहुत सारी लोगों को पता भी हैं। दोस्तों एक ड्यूटी तो ऐसी भी थी जिसमें सीधे कर्मचारी की मौत के सामने, मतलब अगर हम बोलें कि कर्मचारी जो था जब ड्यूटी कर रहा था उसके सामने मौत थी, यानी कि उसे पता था कि कभी भी उसको ये कोरोना जो है वायरस से अपनी गिरफ्त में ले सकता है। फिर भी ये जो योद्धा वीर थे, कर्मवीर थे, इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। कोरोना काल में ये तो सीधे मौत को टक्कर देने वाले योद्धा वीर रहे हैं। कलयुग जैसे युग में कोई भी सिर्फ सैलरी के लिए जान दांव पर लगा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लोग नौकरियां चेंज कर देते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन अपनी सैलरी के चक्कर में अपनी नौकरी, अपनी जान दांव पर नहीं लगाते। लेकिन ये सब अपने राष्ट्र और इंसानियत को बचाने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों ने आप सभी के लिए किया था। आज ये अपने रिटायरमेंट के अंतिम समय पर कुछ राशि पेंशन के रूप में मांग रहे हैं, तो क्या गलत है? मेरा यही आपसे एक सवाल है, क्योंकि ये खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये हर आने वाली जनरेशन के लिए है जो कि नौकरी पाना चाहती है। इनके उस बलिदान और योगदान को भूलना नहीं चाहिए। और ऐसी अनेकों महामारियों से रोज निपटते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है एक आशा पर पूरा जीवन एक ही जगह नौकरी करता है और कोई दूसरा काम व्यवसाय भी नहीं कर पाता। एक आशा पर ही
अंतिम में रिटायरमेंट पर मुझे कुछ राशि और पेंशन मिलेगी, जिससे मैं अपने कुछ सपने और जीवन जीने के लिए दाल रोटी खा सकूंगा। ये उसका सपना होता है, और ये कर्मचारी और उसकी पत्नी के लिए काफी होता है दोस्तों, क्योंकि पेंशन मिल जाएगी तो ये सब ठीक है। क्योंकि बच्चे तो बड़े होकर अलग से घर बसा लेते हैं, लेकिन एक बूढ़ा कर्मचारी और उसकी पत्नी किसके आगे हाथ फैलाएंगे बुजुर्ग अवस्था में। और आजकल तो आपको पता है कलयुग में क्या है, आजकल तो बच्चे भी अलग होकर अपने ही बारे में सोचते हैं, सब कुछ अलग है। तो दोस्तों, अफसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर ईमानदारी से नौकरी करके रिटायरमेंट होता है तो वह भी पेंशन के बिना गुजारा नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिटायरमेंट 60 साल में हो जाती है, और 60 साल के बाद नौकरी मिलना बहुत असंभव हो जाता है, वो भी जहां नौजवान लड़के लड़कियां बेरोजगार घूम रहे हो। जब सरकार आपको नौकरी से रिटायर कर रही हो तो कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जॉब देगी? तो ये सोचिए आप। तो यही बात अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक ऐसे महान ग्रेट वॉरियर का जो कि हमारे देश में रहे हैं, ऐसे महान आर्मी के ग्रेट वॉरियर, एक सोल्जर, या आप उन्हें कुछ भी फील्ड मार्शल कहें, तो हमारे देश के एक ही फील्ड मार्शल रहे हैं, वो है मानिक शाह। और उन्होंने एक ऐसी फिल्म उन पर बनी है सैम बहादुर, जो कि 2023 में दोस्तों आई है। आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पेंशन के बारे में क्या कहा है, और ये वीडियो हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि वो पेंशन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में जो एक्टर हैं वो विक्की कौशल जी ने जो रोल किया है वो मानिक शाह जी का बहुत बढ़िया रोल किया है। मुझे काफी पसंद आया उनका रोल भी। आप भी देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छी है, देश के ऊपर है, रियल स्टोरी पर है। और उसमें मानिक शाह जी जो बोल रहे हैं एक छोटे से भाग में, वीडियो के भाग में, कि कर्मचारी के लिए पेंशन होनी चाहिए और ये कर्मचारी का हक है। दोस्तों, ये वो कह रहे हैं कि ये कर्मचारी का हक है, और एक दिन मैं भी रिटायर हो जाऊंगा तब मेरे पास कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए कि मैं स्पेशल गेस्ट को सुविधा दे सकूं या एंटरटेन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ग्रेट वॉरियर जब ऐसी बातें बोल रहा है, और देश में ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं है, और उसके ऊपर फिल्म बनी है, और काफी रिगार्डफुल है मानिक शाह जी, जिन्होंने आर्मी का और देश का गौरवमान किया है। तो दोस्तों, इस भाग को हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेंशन कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो पहले आप ये वीडियो देखिए मानिक शाह जी का, जो कि ग्रेट वॉरियर है में फोर्स आर्मी के। Oh, absolutely. Ex-servicemen should have a minimum pension plan. ये उनका हक है। एक दिन मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, फिर एटलीस्ट इतने पैसे तो हों कि कुछ स्पेशल गेस्ट्स को एंटरटेन कर सकूं। तो चलिए आज बात करते हैं पेंशन के बारे में, कुछ खास बातें। तो सबसे पहले पेंशन कब शुरू हुई दोस्तों, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेंशन कब शुरू हुई, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंटेलिजेंट और समझदार लोगों की कमी है, बहुत सारे, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमारे देश में ही है, और सरकार तभी आए दिन घिरी रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट इंटरनेट के अनुसार विशिष्ट कार्यों की जांच के लिए एड हॉक कमेटी भी बनाई गई थी। जैसे कि 1955 यानी 56, 1955 और 1956 में यूएस कमीशन ऑन वेटरन्स पेंशन, जिसे आमतौर पर ब्रैडली कमीशन भी कहा जाता है, यह बनाया गया था। पेंशन का भुगतान कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी जारी रह सकता है, यह ऐसा उसमें कमेटी में था, जो कि विधवा को भुगतान किया जाता रहेगा। यानी कि जो कर्मचारी अगर एक्सपायर हो जाता है या दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद जो उसकी वाइफ है वह उसे पेंशन को उसके जीवन जीने के लिए दिया जाता है, वो पेंशन दिए। ये ऐसा 1955-56 में यूएस कमीशन ऑन वेटरन्स पेंशन के अंदर मौजूद था, जिसे हम ब्रैडली कमीशन कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में पेंशन कब शुरू हुई, अब यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पेंशन कब शुरू हुई। अब भारत में पेंशन शुरू होने का सबसे बड़ा साल कौन सा था फ्रेंड? भारत में जब शुरू हुई थी पेंशन, तब 1881 में रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने की थी इसके बारे में। इस कमीशन को ली कमीशन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि पहला जो कमीशन शुरू हुआ था वो ली कमीशन था। और इस कमीशन ने सिफारिश की थी कि सरकारी कर्मचारी को सक्रिय सेवा के दौरान वेतन का आधा हिस्सा सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलना, यह तय हुआ था ली कमीशन में। ऐसे ही दोस्तों, भारत सरकार के साल
1919 में यानी कि 1919 में, फिर 1935 के अधिनियमों ने भी पेंशन से जुड़े प्रावधान किए। दोस्तों साल 1995 में सरकारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 शुरू की गई थी। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO मैनेज करता था। और साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जैसे कि आज हम भुगत रहे हैं या भोग रहे हैं, NPS नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। इसका मकसद सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट आय मुहैया कराना था सभी नागरिकों के लिए। और ऐसे ही हम बात करें कि 1 अप्रैल 2025 से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को अपने लिए हितकारी लग रही है या नहीं लग रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम इतना ही बताते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से सरकार चाहती है कि यूनिफाइड पेंशन UPS शुरू की जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, इसमें क्या फायदा है, कौन सी बढ़िया है या अच्छी रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। और आज हम बात करेंगे OPS और NPS के बारे में भी। OPS और NPS में क्या अंतर है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है OPS क्या चीज है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम या जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें और NPS में क्या अंतर है। तो ये हम जानेंगे कि इन दोनों का स्पेशली इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो OPS स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि, आधा अमाउंट उसके वेतन का पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये ओल्ड पेंशन में है। जबकि नई पेंशन स्कीम में क्या है, NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% हिस्सा कटता है। और यानी पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। सबसे बड़ी बात यानी कि कर्मचारी का जो पुरानी पेंशन में कर्मचारी के लिए जो उसके जो वेतन से कोई भी पैसा नहीं कटता। NPS स्कीम में शेयर बाजार पर आधारित है, यानी कि इसका जो पैसा होता है हमारा वो जाके शेयर बाजार में लगाया जाता है और ये सुरक्षित नहीं है। शेयर बाजार डाउन गया तो आपका NPS भी डाउन गया, यानी कि आपके पैसे गए। तो ऐसे ही अगर तीसरा टॉपिक देखें कि पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होती है, यानी कि अगर पुरानी पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन अगर कर्मचारी को दी जाएगी यानी कि पुरानी पेंशन की तरीके से दिया जाए तो उसमें कर्मचारी को जो भुगतान किया जाएगा पेंशन का वो राजकोष यानी कि सरकार के खजाने से दिया जाएगा। जबकि NPS स्कीम में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते को प्रावधान नहीं है, यानी कि ये शेयर बाजार पे आधारित है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको राजकोष से नहीं मिलेगा, ठीक है। और OPS में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी रकम मिलती है। ग्रेजुएटी यानी कि लास्ट में जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपको ग्रेजुएटी जो रकम होती है वो 20 लाख तक की मिलती है। NPS रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आप इतना ध्यान रखो कि इसमें कोई गारंटी नहीं है NPS वाली। लेकिन OPS में रिटायर कर्मचारी की मृत्यु होने के पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है, ये सुनिश्चित है। NPS में शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहां टैक्स का भी प्रावधान है। अगर लास्ट में NPS जो भी उसके पर जो शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें यहां पर भी शेयर बाजार में अगर शेयर बाजार डाउन चला गया, आपके जहां पैसे लगे हुए हैं, हमारे पैसे शेयर बाजार में लगे हुए हैं, तो आपका सारा पैसा गया, उसी के हिसाब से मिलेगा चाहे वो डाउन है। और इसमें टैक्स भी लग सकता है, यानी कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो टैक्स भी लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि GPF का भी प्रावधान है, जबकि NPS स्कीम में पेंशन पाने वाले के लिए NPS फंड का 40% निवेश करना होता है, यानी कि हमें उसमें अपने NPS फंड का 40% हमें निवेश करना पड़ेगा अगर हम उसमें रिटायरमेंट पर पेंशन पाना चाहते हैं तो। जबकि ऐसा OPS में नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है। OPS में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि DA को प्रावधान है, आप समझ रहे हो, यानी कि 6 महीने बाद मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है उसमें DA मिलता है। जबकि
एनपीएस में डीए नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग है एनपीएस। इसमें हमें, क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है, और ओपीएस राजकोष से मिलता है, यानी कि सरकार के खजाने से मिलता है। यहां शेयर बाजार चाहे डूब जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पूरी पेंशन मिलेगी। जो वादा सरकार से है, जो कि आपके ओपीएस में अमेंडेड की गई है, वही आपको पेंशन मिलेगी। इसमें शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एनपीएस पूरी तरीके से शेयर बाजार पर आधारित है। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा, 1500 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था टॉपिक हमारा, ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है, जो आपको अभी हमने बताया। किन किन देशों के अंदर, फ्रेंड, कहां कहां ऐसे देश हैं जहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में ऐसा नहीं है कि सरकार ने सीधे ही हम पर मतलब इस तरीके की यूनिफाइड पेंशन जो यूपीएस है वो लागू कर दी है। सरकार रिसर्च करती है, और अभी जो मौजूदा सरकार है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, समझदार है। हालांकि उसने बहुत सोच समझ के बनाई है। यूपीएस को मैंने देखा कि एनपीएस से काफी बेहतर है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखें तो यूनिफाइड पेंशन के मामले में दुनिया भर में नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल जैसे देश इसको अपना चुके हैं। वो कर रहे हैं इसके जो यूपीएस चला रहे हैं, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वो चला रहे हैं। लेकिन जिनमें नीदरलैंड पहले स्थान पर है, यानी कि यूपीएस सबसे बेस्ट, जो अच्छी कंडीशन में अच्छी मानी गई है, वो यूपीएस वो नीदरलैंड की है। तो दोस्तों, बात करते हैं, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी और 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को इसका फायदा, और 1 अप्रैल 2025 से लागू करना है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, क्या है, पहले यह भी जान लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्र कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शनिवार 24 अगस्त 2024 को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यूपीएस यानी कि पेंशन जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी भारत सरकार। भारत में यूपीएस से करीब, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से करीब 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा होगा। दोस्तों, कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का भी ऑप्शन रहेगा। आप चाहे तो एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूपीएस आ गया तो अब एनपीएस में नहीं जा सकते, आप चाहो तो रह सकते हैं। राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना फायदा देखकर अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारी और मतलब इसके अंदर बढ़ जाएंगे, यानी कि टोटल जो देश के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, वो 90 लाख हो जाएंगे करीब, लगभग के अनुसार। ये 91 भी हो सकते हैं, 92 भी हो सकते हैं, 92 लाख भी हो सकते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस? इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह से अलग होने के सवाल पर केंद्र सचिवालय में ओएसडी टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया। तो दोस्तों, यूपीएस की पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी जो फंडेड स्कीम है, यानी कि यूपीएस में ये फंडेड स्कीम है, मतलब इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये फंडेड स्कीम है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में अनफंडेड कॉन्ट्रीब्यूशनरी स्कीम थी। इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। लेकिन एनपीएस की तरह हमने इसे बाजार के भरोसे न छोड़कर फिक्स पेंशन की एश्योरिटी दी है। यानी कि इसमें बाजार, यानी कि जो हमने पहले बताया था कि ये जो स्टॉक मार्केट में जो बाजार में पैसा लगा है उसके हिसाब से चलता है, ये फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एश्योरिटी है पूरी तरीके से। यहाँ यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं। इसमें पूरी तरीके से एश्योरिटी है कि हमें पेंशन फिक्स मिलेगी, फिक्स पेंशन ही मिलेगी। इसमें कम या कोई घाटे से या कोई टैक्स भर के ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यूपीएस बेहतर है एनपीएस से। फिर भी एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी, एनपीएस के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एनपीएस में सरकारी जो कर्मचारी है को अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 18 से
18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो उसका कुछ नहीं बढ़ाएगी लेने का कि भाई उसको हमें कर्मचारी में 10% से ज्यादा देगा अपने कंट्रीब्यूट में, ऐसा कुछ नहीं, वो उतना ही रहेगा। लेकिन सरकार अपने कंट्रीब्यूट में 14% से 18.5% बढ़ाकर हमें देगी कंट्रीब्यूशन में। दोस्तों सोमनाथन ने, जो टीवी सोमनाथन ने, उन्होंने बताया कि एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। और सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाने पर पहले साल, मतलब पहले साल जो 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा। दोस्तों ये सरकार की तरफ से है, जो कि वो अपना टेंशन खुद लेगी, उससे कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये है एनपीएस से बेहतर यूपीएस का एक, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसकी 5 बड़ी बातें आपको बताने जा रहे हैं और बड़े ध्यान से इसे सुनना, और हम इसे स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। पहला नंबर जो टॉपिक है, पेंशन जो है कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगी, 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी आपकी पेंशन। दूसरा, अश्योर्ड फैमिली पेंशन क्या है, इनकी फैमिली के लिए अश्योर्ड पेंशन क्या है, कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। आप समझ रहे हैं, 60% मिलेगा। और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या होगी यह भी आप जान लीजिए। कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होने पर अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी। दोस्तों कम से कम अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सर्विस पूरी करता है, 10 साल की सर्विस उसकी पूरी होनी चाहिए, तो उसे 10,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी कम से कम। महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए हो सकती है। और दूसरा, अगर हम दोस्तों चौथा टॉपिक देखें कि इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा। दोस्तों इनमें डीए नहीं मिलेगा, डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स AICPI पर आधारित होगा। तो यह भी आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए और इसको देख लीजिए कि जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसके 5 ये जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी बातें हैं। और 5वां जो है वो भी आप ध्यान से देखिए ये स्क्रीन पर। सरकार हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पर पूरी करने पर, यानी कि जब आपकी 6 महीने की नौकरी पूरी हो जाएगी, जब भी हर कर्मचारी के लिए इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए मिलाकर उसका 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। आप समझ रहे हो, सरकार हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर, यह है, समझ गए आप, यानी कि उसकी सैलरी प्लस डीए मिलाकर उसको 10% पैसा रिटायरमेंट के लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। तो दोस्तों ये भी जान लीजिए कि यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, यूपीएस जो है, उसके फायदे क्या हैं। अब हम फायदों की बात करते हैं और ये स्क्रीन पर भी आप देखते रहिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर टॉपिक अगर हम पूछें कि नई स्कीम किस तरह से फायदेमंद है, यानी कि यूपीएस, तो बेसिक सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी गारंटी दी है, ये गारंटी है फ्रेंड्स, जो कि एनपीएस में नहीं है। गणना का फार्मूला क्या होगा, इसकी गणना कैसे की जाएगी। दूसरा टॉपिक यह है कि गणना कैसे की जाएगी, जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। समझ गए आप, ये गणना करने का तरीका है इनका, कैसे काउंटिंग की जाएगी। तीसरा है 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी।
नौकरी को कम से कम 25 साल होने चाहिए दोस्तों आपकी, तब आपको 50% राशि आपको रिटायरमेंट पे मिलेगी। चौथा, मेरी नौकरी कम साल की है, ऐसा एक कर्मचारी कह रहा है। चौथे में आप सुन लीजिए क्वेश्चन कि मेरी नौकरी कम साल की है, तो कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए तो 10,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी, कम से कम 10 साल। इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा, यह जानना चाहता है कर्मचारी, क्या इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा? कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा, यानी कि कर्मचारी की तरफ से 10% लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन। सरकार अपना योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5% करेगी। हर 3 साल में समीक्षा होगी, क्या इसे बढ़ाया जाए? हर 3 साल में गवर्नमेंट इसको समीक्षा यानी कि इसके बारे में विचार करती रहेगी और कर्मचारियों की बात सुनकर इसमें बदलाव करती रहेगी। दोस्तों छठा अगर टॉपिक हम देखें कि कर्मचारी यानी कि फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है, क्या इसमें फैमिली की पेंशन की सुविधा है? तो कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी कि उसकी वाइफ को जो मौजूदा है उसके पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मौत के समय उसकी जो पेंशन बन रही होगी, मौत के बजाय यदि वह रिटायर हुआ तो उस पेंशन का 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। आप समझ रहे हो? ये छठे में है। 7वां क्वेश्चन, क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी? रेट्रोस्पेक्टिव क्या है दोस्तों? ये कर्मचारी पूछ रहा है। यूपीएस का फायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव में यानी कि बदलाव होगा। क्या उन कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलेगा? क्या वो वापस आ सकेंगे इसमें एनपीएस से, जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस से? सरकार ब्याज के साथ एरियर देगी, याद रखिए सरकार इसमें आपको ब्याज के साथ एरियर भी देगी। ब्याज पीपीएफ दर के बराबर मिलेगा, यानी कि एनपीएस वाले कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं उनको यूपीएस में आने का फायदा होगा, वो आ सकेंगे और सरकार उनको एरियर भी देगी पीपीएफ के दर के बराबर। 8वां क्वेश्चन, एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे, यानी कि जो मौजूदा एनपीएस में है क्या वो यूपीएस में जा सकेंगे या यूपीएस वाले एनपीएस में जा सकेंगे वापस, या जो लोग कहते हैं नहीं हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हम तो एनपीएस में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका सरकार ने बताया हां वे भी यूपीएस चुन सकते हैं या एनपीएस में भी रह सकते हैं। तो 9वां अगर हम बात करें क्वेश्चन कि यूपीएस का और कोई फायदा है, तो यूपीएस का फायदा भी सुन लीजिए। और क्या फायदा है इसका? महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत यानी कि जो इसमें डेयरनेस रिलीफ है, डीए की जगह डेयरनेस अलाउंस की जगह यहां डेयरनेस रिलीफ है, महंगाई राहत है, वो भी बढ़ती रहेगी सूचकांक के अनुसार, जैसा कि महंगाई भत्ता महंगाई चलेगी। 10वां क्वेश्चन है एक मुश्त लाभ क्या है? इसमें हमें एक बार में क्या ऐसा लाभ मिलेगा? तो ग्रेजुएटी के अलावा कर्मचारी को हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए मिलाकर उसका 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर मिलेगा। समझ गए आप दोस्तों? ऐसा ही क्वेश्चन 11वां है, क्या राज्य सरकारें लागू करेंगी? मतलब अगर क्या यूपीएस को राज्य सरकारें लागू कर सकेंगी या करना चाहेंगी? तो दोस्तों इसका जवाब यह है राज्य सरकारें चाहे तो अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती हैं। स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वे भी इसे लागू करें, क्योंकि अगर जिस सिस्टम में ज्यादा कर्मचारी को फायदा होगा तो कर्मचारी अपनी गवर्नमेंट या जो भी वहां की राज्य सरकार है उस पर दबाव बनाएगी। तो दोस्तों ये था जो यूपीएस है उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो फायदे हैं वो हम आपने गिनाए आपको कि 11 क्या इसके फायदे हैं और कैसे इसको हम ले सकते हैं और एनपीएस से किस तरह से अलग हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 25 साल की सेवा और 50,000 रुपए के मूल वेतन पर गणना अगर हम करें 25 साल की सेवा में, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है? तो अगर हम देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपए प्लस डीए, और फैमिली पेंशन बेसिक सैलरी का 30%
यानी 15,000 रुपए प्लस डीए। न्यूनतम पेंशन क्या होगी? 9,000 रुपए प्लस डीए। तो ये तो 25 साल की सेवा और 50,000 रुपए के मूल वेतन पर गणना की गई है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में। और अगर हम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखें तो दोस्तों बेसिक सैलरी का 50% यानी कि 25,000 जैसा कि ओल्ड पेंशन में था, प्लस डीआर। वहां डीए था, यहां डीआर है। और फैमिली पेंशन में वहां पे 30% था दोस्तों, यहां 60% यानी 15,000 रुपए प्लस डीआर। वहां डीए था, यहां डीआर ही मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डीए नहीं है प्लस, यहां डीआर है, ये ध्यान रखना। और न्यूनतम पेंशन यहां 10,000 रुपए यानी कि वहां 9,000 थी ओल्ड पेंशन में, यहां 10,000 रुपए है प्लस डीआर है, डीए की जगह डीआर है। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो यूपीएस में ग्रेजुएटी में हमें नुकसान है। अब बड़ा ध्यान देना दोस्तों, ग्रेजुएटी में 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी अगर मिलती है तो वो 12,37,500 रुपए बनेगी 25 साल की सर्विस के बाद। 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी अगर दी जाए तो 12,37,500 रुपए बनेगी, जबकि यूपीएस में यह 9,37,500 रुपए बनती है। आप समझ गए दोस्तों यहां हमें कितना नुकसान हो रहा है? आप इसे कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने भी आप पढ़ रहे हैं। और यूपीएस बेहतर है फिर भी एनपीएस से, कैसे ये भी जान लीजिए। पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन केंद्रीय सचिवालय में ओएसडी श्री टीवी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है, इसमें निश्चित पेंशन का विकल्प है और वो कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, स्क्रीन पे आप देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों फिर भी मैं कहूंगा कि एनपीएस से बहुत अच्छी है यूपीएस। सरकार हमारे बारे में सोच कर ही विचार कर रही है, लेकिन जहां ग्रेजुएटी में हमें कुछ लाखों का नुकसान हो रहा है, जो हमें लास्ट में ग्रेजुएटी मिलती है उसमें कुछ लाखों का नुकसान है, 1-2 लाख के आसपास का हमें नुकसान हो रहा है, तो उस पर भी सरकार को मैं विचार करना चाहिए कि ये भी एक कर्मचारी को नुकसान होना नहीं चाहिए। उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार को 2 लाख रुपए वो दे सकती है पर कर्मचारी को, क्योंकि सरकार है और अभी जो सरकार है वो बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट भी है और वो अपनी जनता के और कर्मचारी के बारे में भी सोचती है। अगर हम जाने दोस्तों कि एक अखबार के अनुसार कि पेंशन का स्टेटस क्या चल रहा है, तो दोस्तों हम बता दें कि बैठक में हमारे पीएम शामिल हुए थे कैबिनेट की मीटिंग में, जो कि हमारे हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये यशस्वी भगवान उनको बहुत सफलता दे और हर कार्य में उनको सफलता मिले। हमारी जो कर्मचारी की मांग है उसमें भी वो उनको पूरा करने में उनको सफलता भगवान दे और कर्मचारियों के इस सॉल्यूशन को देने में सॉल्व करने में भी वो हम कहते हैं उनको भगवान पूरा आशीर्वाद दे, हमेशा वो यशस्वी बने रहें। तो केंद्र कर्मचारी जो हैं उनके साथ जब उनकी बैठक हुई और वो भी वहां मौजूद थे, कार्मिक मंत्रालय के संबंध में 21 अगस्त 2024 को एक नोटिस जारी किया गया था। पिछले 10 साल में दोस्तों पहली बैठक रही है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्र कर्मचारी और नेशनल काउंसिल यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सदस्य शामिल हुए। दोस्तों आपको बता दें जेसीएम सरकार और कर्मचारियों के बीच बात करने का एक निकाय है, एक सिस्टम है, ताकि किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके। ये जेसीएम उसी के लिए बनाया गया है। जेसीएम को 1966 में यानी कि 1966 में शुरू किया गया था। बैठक ओल्ड पेंशन स्कीम, बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों 8वें वेतन जो दिया जाना है उसके बारे में भी इसके बारे में बात की गई है इस मीटिंग में। वित्त सचिव जो टीवी सोमनाथन जी हैं हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं। उनकी रिपोर्ट एनपीएस के लिए क्या है? अप्रैल 2024 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से
किए गए सुधारों की भी स्टडी की है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी स्टडी की गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने से पहले। खाली इसको डायरेक्ट ही नहीं लॉन्च कर दिया गया, कर्मचारियों पे थोपा नहीं गया है। कई देशों के बारे में और उनकी जो पेंशन स्कीम है उनको देख करके कि वहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लागू है, कैसे है, क्या वो सही है, तो इस चीज के बारे में ही सोचकर ही सब किया गया है। और अगर हम बताएं कि दोस्तों अब अंतिम में पेंशन के बारे में सबसे कड़वी बात अगर हम बताने जा रहे हैं तो वो ये है जो कि यहाँ के कर्मचारी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो कह रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है देश में कि जो कड़वी बात है, सच्ची बात है, जो कि सरकार को सुननी और समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो कर्मचारियों कह रहे हैं कि अगर एनपीएस और यूपीएस जैसी स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए सही है, केंद्र कर्मचारियों के लिए सही है, राज्य कर्मचारियों के लिए सही है, तो फिर आर्मी और नेताओं को ओपीएस पेंशन में क्यों रखा गया है। उनके लिए जब एक देश एक संविधान है तो एक ही पेंशन स्कीम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होनी चाहिए। इसमें दो मत नहीं होने चाहिए, या तो सभी को यूपीएस में रखो या फिर ओपीएस में रखो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह विवाद बना रहेगा। कर्मचारियों को पिछली सरकारों से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरकारी कर्मचारी मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि इस बार देश को ऐसा प्रधान मिला है जो पहले नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसा कर्मचारियों को कहना है कि वो इस प्रधान से चाहते हैं कि वो ओपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगर दे रहे हैं तो यूनिफाइड पेंशन भी ओपीएस जैसी हो या ओपीएस से बेहतर हो। हम ये नहीं कह रहे कि ओपीएस ही लागू करें, एग्जैक्ट उसी को लागू करें। हम तो कह रहे हैं कि उसमें भी बदलाव करके उसको और अच्छा बना दें यूपीएस को, और यूपीएस ही नाम दे दें, यूपीएस से ओपीएस से बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, यही मेरा लास्ट में सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और देश के सभी कर्मचारियों के लिए एक शुभकामनाएं हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके लिए भी पूरी तरीके से हम आशा करते हैं कि वो कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे, अच्छा कुछ प्रावधान लेके आएंगे ताकि ये विवाद हमेशा हमेशा में के लिए खत्म हो जाए और दूसरी पार्टियां जो भी हैं जो इस पे पॉलिटिक्स कर रही हैं वो भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, लास्ट में हमारा आपको नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, राष्ट्र कर्मचारी सर्वहितकारी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, फिर नए टॉपिक से मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल ज्ञान टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नया टॉपिक लेकर जो देश और हमारे देश की जनता और नागरिकों के लिए बहुत बढ़िया हो, हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तेरी जान उठी जो कहर की नजर
उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम।